हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास हम लोग वेक्टर में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने क्या देखा था कि वेक्टर ए वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ये वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने दिया था। वेक्टर आर इक्वल टू ये रिजल्टेंट वेक्टर था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसका भी मैग्नीट्यूड आया था मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। इसका वैल्यू जो आया था a स्क्वायर रूट अंडर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए बी है क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ मॉड ऑफ ए या a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ बी और b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ये चीज है। ठीक है, और जो रिजल्टेंट का वेक्टर ए से एंगल आया था ये tan ऑफ डेल्टा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये चीज हमने लास्ट क्लास देखा था। अब अगर इसमें हम लोग जैसे सपोज कीजिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पे देखिए व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, हम कुछ एंगल का बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ एंगल का बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एंगल पे क्या होगा अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब देखिए ये क्या हो गया, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर जो है ये वेक्टर बी है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड क्या था मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो देखिए जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आ रहा है, अगर इसमें थीटा 0 पुट करते हो तो जो मॉड ऑफ आर वेक्टर होगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर होगा, यहाँ पे थीटा 0 पुट कीजिए तो cos 0 का वैल्यू कितना 1, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना 1, हम डायरेक्ट ये लिख दे रहे हैं। और जब इसको आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b। इसका मतलब क्या है कि मॉड जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो दोनों के जो है इंडिविजुअल का जो मैग्नीट्यूड है उसके सम के बराबर आ रहा है। और दूसरी बात करें अगर इसका जो डायरेक्शन देखेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन में है, इन डायरेक्शन ऑफ इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है क्या, सेम डायरेक्शन में है। जब आप यही रिजल्टेंट वेक्टर देखोगे, रिजल्टेंट वेक्टर देखोगे यहीं से यहीं तक का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वेक्टर ए प्लस जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो सिंपल क्या आ रहा है आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। पर ये केस याद रखिएगा ये कब हो रहा है, जब जो आपका थीटा है वो 0 डिग्री है। जब थीटा है वो कितना है 0 डिग्री है, तो उस केस में आपका ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, हमने ये केस देख लिया। अच्छा इसको और थोड़ा सा जब इसको एनालिसिस करेंगे तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि इस केस में जो मैग्नीट्यूड आया है यही मैग्नीट्यूड जो है आपका ये क्या है मैक्सिमम है। जो मॉड ऑफ आर का मैक्सिमम वैल्यू है वो है क्या a प्लस बी ही है, a प्लस बी है। तो ये बात भी हम लोग ध्यान रखते हैं। अगर दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो तो उसका जो रिजल्टेंट है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, उसके बीच का एंगल पे, और वो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर नेक्स्ट केस का बात करें हम लोग, अगर नेक्स्ट केस का बात करें तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट केस का अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये भी बात कर सकते हैं आप जो अब नेक्स्ट केस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और नेक्स्ट जब बात करें आप थीटा इक्वल टू आप ले लो तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अगर थीटा 180 डिग्री है तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है आपका, cos 180 का वैल्यू -1। अब जब इसी में वैल्यू पुट करेंगे, इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा मॉड ऑफ r इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह पे cos 180 और cos 180 का वैल्यू कितना -1, तो -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट जब कैंसिल आउट करेंगे तो इससे बाहर निकलेगा क्या, अब जब इसको जब देखोगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और जब यहाँ पे जब देखेंगे इससे जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस b, मॉड ऑफ a माइनस b। और अब यहाँ पे ये देखिए हमने मॉड ऑफ a माइनस b क्यों लिखा, क्योंकि जब भी मतलब जो ये चीज रूट से बाहर आता है, जब इसको आप रूट में देखोगे तो देखो ये एक्चुअल में इस प्रकार से होगा, और जब कोई भी स्क्वायर मतलब लग रहा है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, स्क्वायर नहीं बात कर रहा हूँ, ये a माइनस b ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो जब ये रूट मॉड से बाहर आता है, सॉरी ये रूट से बाहर आता है तो ये हम लोग इसमें मॉड लगा देते हैं a माइनस b, यानी ये जो वैल्यू है रूट से जो बाहर है वो पॉजिटिव नहीं होगा। अगर a ग्रेटर है तो a माइनस b ये पॉजिटिव आएगा, अगर b ग्रेटर है तो यहाँ पे फिर फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो b माइनस a आ जाएगा।
अच्छा 180 डिग्री का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका ए है, तो जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी वो जस्ट इसके अपोजिट है, जस्ट इसके अपोजिट, ये वेक्टर बी है। यही तो हुआ 180 डिग्री का मतलब। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आया है, रिजल्टेंट वेक्टर आया है, वो वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये है वेक्टर आर, और इस वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे, जैसे ये इसका मॉड ए है, इसका लेंथ देखेंगे तो ये मॉड ऑफ ए है, इसका लेंथ देखेंगे तो मॉड ऑफ बी है। समझिए छोटी छोटी बात है। और जो ये आपने रिजल्टेंट लिखा है, इसका जब मॉड लिखेंगे तो ये आपका ये जो मॉड आया है यही आपका आया है ये, ठीक है। मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड में से बी का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीज आप देख सकते हैं। अच्छा, जब इसी में थोड़ा सा और चीज आप देखें, इसी में और एक चीज देख सकते हैं क्या, कि जो आर की मतलब जो है ये वैल्यू मिनिमम है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिनिमम है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो मिनिमम है, अगर उसका वैल्यू का आप बात करें तो ये वैल्यू कितना पे आ रहा है आपका, ये जो मिनिमम है आपका ये कितना हो रहा है। अब आप ये देख रहे हो, या तो a माइनस बी लिख दो व्हेन जब a मतलब ग्रेटर देन b है, और या आप इसी को b माइनस a लिख दोगे कब, व्हेन a लेस देन b। ये दोनों रिजल्ट होता है, ये दोनों रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जब मिनिमम हो तो हम लोग ये दोनों रिजल्ट यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें आपको जब न्यूमेरिकल देगा तो पता रहेगा कि a ग्रेटर है या b ग्रेटर है, ये चीज आप यूज कर सकते हो। ये वैल्यू भी हम लोग दिमाग में सेट रखते हैं, जैसे इस प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू हम लोग याद रखते हैं, उसी प्रकार से मिनिमम वैल्यू भी याद रखते हैं। ये सेकंड केस था। अच्छा, अब इसी ऑब्जर्वेशन से आप जब देखेंगे तो जैसे कोई भी अगर मान लीजिए दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, कोई भी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम मैग्नीट्यूड ये होगा और मैक्सिमम ये होगा। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का बात की है, इसके बीच में भी तो हो सकता है। तो हम लोग जनरलाइज करके एक नोट यहीं पे लिख लेते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर है, कोई दो वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल रहे हो, जैसे सपोज कीजिए ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी ही है, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो जो है आपका ए प्लस बी से सम से इक्वल या लेस होगा। और हम लोग बोल सकते हैं ए माइनस बी, बोलो ए माइनस बी के सम से ये तो या तो ग्रेटर होगा या सॉरी ये इससे ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। अब किसी के दिमाग में आएगा सर a माइनस बी या b माइनस a, बात समझ में आ रही है क्या? a माइनस बी या b माइनस a माइनस बी का और b माइनस a का, यहां से आप देख सकते हो। तो मिनिमम वैल्यू ये होगा और मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये होती है, छोटी छोटी क्वेश्चंस रहती दी हुई रहती है और आपको दे देगा, जैसे सपोज कीजिए अब दे देगा आपको कि मतलब जो है एक मतलब 3 पेयर है, मान लीजिए आपको दे दिया 10, 5 और 45। क्या ये तीनों मतलब वेक्टर का सम 0 हो सकता है, या आपको बोल सकता है कि ये तीनों वेक्टर मतलब किसी दो का मतलब जो है एक तीसरा रिजल्टेंट हो सकता है क्या? मतलब ये पेयर दे दिया, यानी दो कंपोनेंट दे दिया और बोल सकता है कि दो इंडिविजुअल वेक्टर है और एक का जो है रिजल्टेंट है, क्या ये कभी हो सकता है? तो आप सिंपल ये सोचो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू किसी दो को मैक्सिमम ऐड करते हो तो तीसरे से बराबर मतलब ग्रेटर होना चाहिए। तो या आप सिंपल ये बात सोच सकते हो कि कभी भी मतलब जो किसी दो को मतलब ऐड करो, जैसे 10 प्लस 5 करते हो तो कितना होता है 15। आप देख सकते हो कि मतलब जो है किसी दो का जो सम है, किसी दो का जो सम है वो इसके इंडिविजुअल से भी कम है, इसके इंडिविजुअल से भी कम है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं, हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये पेयर पॉसिबल नहीं है, ये पेयर पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये वेक्टर का मतलब पॉसिबल पेयर नहीं हो सकता कि दो इंडिविजुअल वेक्टर हो और एक रिजल्टेंट वेक्टर हो। तो ये नोट जो है आप याद रखिएगा, ये नोट जो है दिमाग में सेट रखिएगा कि जो मिनिमम वैल्यू है मैग्नीट्यूड का वो ये होगा और मैक्सिमम ये होगा। अच्छा, अब जब किसी के दिमाग में आया है कि अगर हम लोग मान लीजिए सर थीटा और चेंज करें, थीटा और चेंज करें, इफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो उस केस में थीटा जब 90 डिग्री होगा तो उस केस में क्या होगा? तो आप देखो थीटा जब 90 डिग्री करोगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे तो ये वेक्टर आपका इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये चीज हो गई, और इसके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री, ठीक है, ये थीटा 90 डिग्री। तो आप जब यहाँ पे मॉड ऑफ जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है अभी भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यही होगा। ये वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही होगा, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही होगा, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था। लेकिन जब मॉड ऑफ वेक्टर आर लिखेंगे तो ये चीज आपका आ जाएगा क्या,
अब देखिए यहाँ पे एंगल थीटा कितना 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना 0। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहीं पे देखो, यहीं पे इसी फॉर्मूला रिजल्ट आप पुट कर सकते हो। cos 90 का वैल्यू कितना 0। तो जब इसको ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा तो बच क्या आ जाएगा √a² प्लस b², √a² प्लस b²। तो ये चीज आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर आप एंगल का बात करो, जैसे डेल्टा तीनों में आप बात कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेल्टा आएगा सेम डायरेक्शन में आएगा, और इस केस में जब आप देखेंगे, इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जो डायरेक्शन है इसका, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और जब यहाँ पे डेल्टा का बात करेंगे, टेन डेल्टा का बात करेंगे, तो आप कर सकते हो यहाँ पे भी जो टेन डेल्टा आ रहा है आपका, देखिए वो क्या आएगा, टेन डेल्टा जो आ रहा है यहाँ पे b sin थीटा, तो थीटा कितना 90 डिग्री, तो b sin 90 डिग्री अपॉन a प्लस b cos 90 डिग्री। तो b cos 90 का वैल्यू कितना 0। तो ये आप सिंपल इसको लिख सकते हो कि b बाय a। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल आ गया, जो रिजल्टेंट वेक्टर का आपका एंगल आ गया, आप बोल सकते हो डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो कि टेन डेल्टा जो हो गया वो टेन इनवर्स b बाय a। b क्या है, a क्या है, आपको ये चीज समझ में आ रहा है। जब हम लोग बात करते हैं रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का एंगल जो ये डेल्टा बना रहा है, किस वेक्टर से बना रहा है, a से। जिससे एंगल बना रहा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। जिससे एंगल बना रहा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में हम लोग जो ये रिजल्टेंट वैल्यू आया है वो हमने लिखा। एक और स्पेशल केस आप बोल सकते हो, स्पेशल केस और बोल सकते हो क्या, ये सब हम लोग डिफरेंट केस आप मतलब एनालिसिस कर रहे हैं। एक और स्पेशल केस आप कह सकते हो क्या, देखिए कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, तो जैसे मान लीजिए मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू, मान लीजिए हम थोड़ा देर के लिए a मान लेते हैं, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा, देखिए क्या आ रहा है। उस केस में जब रिजल्टेंट देखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर r देखेंगे, तो देखिए वो क्या आ जाएगा, रूट अंडर, जहां पे a है वहां पे तो a होगा ही, जहां पे a है वहां पे a होगा ही a² प्लस जहां पे b का स्क्वायर है वहां भी क्या हो जाएगा आपका a², क्योंकि आपने a इक्वल टू b कह दिया है, मैग्नीट्यूड जो वेक्टर a और वेक्टर b का दोनों इक्वल है, प्लस 2a और b के जगह पे भी क्या a cos थीटा, हमको एंगल थीटा ही है, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो इस केस में जब मैग्नीट्यूड आप निकालते हो, देखो क्या आ जा रहा है आपका a² तो क्या हो गया 2a², कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी 2a², तो ये क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा। और आप बेसिक ट्रायगोनोमेट्री का अगर मतलब फॉर्मूला आपको याद होगा, तो 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a² और ये क्या 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 4a² cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और जब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2। तो ये सब रिजल्ट अगर आप याद रखते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। जैसे अब दो मतलब इक्वल वेक्टर है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। सिंपल आप सोचो कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर उसका रिजल्टेंट निकालना है, उसके बीच का एंगल थीटा है, तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखो 2 इनटू किसी एक वेक्टर का मतलब जो है मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ उस दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अपॉन 2। तो ये आपका ये वैल्यू आ गया। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर अगर हम लोग यहीं पे एंगल निकालें, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो जब tan ऑफ डेल्टा निकालना हो, तो tan ऑफ डेल्टा देखिए क्या हो जाएगा आपका, tan ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगा आपका b sin थीटा। तो sin थीटा आपको पता है कि मतलब जो b और a इक्वल है, यहाँ से b के जगह पे a पुट कर दो, यहाँ भी b के जगह पे a पुट कर दो, a कॉमन ले लो, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, और तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और sin थीटा को अगर थोड़ा सा और ये चेंज करो तो आप तुम लिख सकते हो sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 बटे और 1 प्लस cos थीटा तुमको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, ये लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा ये खत्म हो गया। तो जो आपका एंगल बचा है, वो देखिए ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये आपका क्या बच गया है tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2।
इसका मतलब क्या, जो डेल्टा का वैल्यू आ रहा है, जो डेल्टा का वैल्यू आ रहा है, जो रिजल्टेंट के पे एंगल आ रहा है, रिजल्टेंट का वैल्यू का ये आ रहा है, वो थीटा बाय 2 एंगल पे किसी एक वेक्टर से आ रहा है। मतलब जो उसका हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट होगा उस दोनों के बोल सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। जैसे अगर सपोज कीजिए यही केस आप डिस्कस कर रहे हो, ये केस अगर दो वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस है, मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इधर से पास करेगा और ये दोनों सेम एंगल पे होगा, थीटा बाय 2 पे। ठीक है, तो आप इस चीज को केयरफुली देख सकते हो, आप इस चीज को केयरफुली देख सकते हो। अभी हम लोग जो है इसमें और नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अभी देख सकते हो आप, देखिए अभी हमने वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन से रिलेटेड जो डिफरेंट केस था उसके बारे में एनालिसिस किया। उसमें से एक केस ये भी है आपका कि जैसे सपोज कीजिए n वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, और मतलब n वेक्टर है, उसके किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है आपका वो जो है 2 पाई, मतलब टोटल एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है 2 पाई, तो टोटल एंगल कितना 2 पाई अपॉन n है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई n मतलब n वेक्टर का अरेंजमेंट है, मान लो n की जगह पे 3 वेक्टर ले लो, सपोज करो ये 3 वेक्टर है, ठीक है, ये तीनों आपस में इस प्रकार से अरेंज है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में, जैसे सपोज करो ये वेक्टर ये इसी प्रकार से है, तो अब किसी भी वेक्टर दो वेक्टर के बीच में जब एंगल देखो तो 120 डिग्री, यहां भी देखो इसको आगे करो तो 120 डिग्री, और यहां भी अगर हम लोग आगे करें ये वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री। यानी आपको क्या दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स कितना n का वैल्यू कितना 3, और जो किसी दो के बीच में एंगल है वो कितना है 2 पाई अपॉन n का वैल्यू कितना 3, तो 2 पाई अपॉन 3 यानी बोल सकते हो कि 360 अपॉन 2, तो सॉरी 360 अपॉन 3, तो कितना आ रहा है 120। तो जो इस तीनों वेक्टर का सम होगा वो कितना होगा 0। इसी चीज को देखिए थोड़ा सा अच्छे से मैं ये दिखा दे रहा हूँ, इसका जो सम होगा वो कितना होगा 0। देखिए आपको ये कहना चाह रहा है कि जैसे 3 वेक्टर n की जगह आप 3 ले लो, और ये इस प्रकार से है, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c, या मतलब बोल सकते हो कि सिंपल आप ले लो, यही ले लो, वेक्टर f और ये f। इफ n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मान लीजिए तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अगर इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हो सबको, तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो वेक्टर के बीच का दो वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखोगे कितना आएगा 120 डिग्री, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना 120 डिग्री, यही तो है। तो जो इस तीनों वेक्टर का सम होगा, या किसी वेक्टर को आप चाहो तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे अरेंज कर सकते हो f और ये f, इसके हर दो के वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, ये सॉरी 120 डिग्री। तो नंबर ऑफ वेक्टर कितना 3, तीनों का इक्वल मैग्नीट्यूड, और जो एंगल आ रहा है वो कितना, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ रहा है 2 पाई अपॉन 3, तो ये बोल सकते हो 120 डिग्री। तो जो इस तीनों का सम होगा, इस तीनों का सम होगा, इसका जो यहाँ पे बोल सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर का सम होगा वो क्या होगा आपका 0, रिजल्टेंट वेक्टर का सम होगा वो क्या होगा 0। अब यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही चीज है, इस केस में भी आप देख सकते हो, कोई भी दो वेक्टर को ऐड करो तो कोई किसी भी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, अब जैसे दो इक्वल वेक्टर है, अभी आपने देखा था कि दो इक्वल वेक्टर है, अगर दो ये दोनों इक्वल वेक्टर है यानी इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल वेक्टर बोलो, इक्वल वेक्टर बोलना सही नहीं है, मैग्नीट्यूड बोलो आप, दोनों का इक्वल है, तो इसका जो अगर इसके बीच का जितना भी एंगल है, तो इसका जो रिजल्टेंट जाएगा इस एंगल के आधे पे जाएगा, ठीक है, इस एंगल के आधे पे जाएगा। तो किसी भी दो वेक्टर का इसका और इसका बीच का जब एंगल तुम देख मतलब रिजल्टेंट देखते हो, ये देखिए ये केमिस्ट्री में भी आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो जैसे इस दोनों का जब बीच का एंगल कितना 120 डिग्री, और आप बोलो कि ये दोनों इक्वल है, तो जो इसका रिजल्टेंट जाएगा ये कितना जाएगा इससे 60 डिग्री पे, और ये रिजल्टेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं ये रिजल्टेंट आपका कितना पे जाएगा 160 डिग्री पे, और इसका जो वैल्यू आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2f cos 120/2। तो यानी बोल सकते हो कि सिंपल ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका f। और जब इसका जो अपोजिट वाला था ये भी क्या हो जाएगा, ये ऐसे है ही, ये जस्ट इसके अपोजिट है ही, तो आप बोल सकते हो कि ये इसके अपोजिट, इस जो रिजल्टेंट से और इस वेक्टर के बीच का एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि जो ओवरऑल सम आएगा इसका और इसका ये क्या आएगा 0। तो इस प्रकार से भी आप इस चीज को देख सकते हो। तो ये रिजल्ट आपको ये दिमाग में सेट रखना है क्या, इफ n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सच if n vectors of equal magnitude are such that the angle between any two conjugative vectors is 360 upon n या 2 pi upon n, then resultant is 0, then resultant is
0। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो एक प्रॉपर्टी है, आप मतलब जो है 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे। जैसे सपोज कीजिए दो नंबर है, जैसे 3 + 4, अगर आप इसको 7 लिखते हो तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो 4 + 3, 4 + 3। तो ये हम लोग बोलते थे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कोई भी दो नंबर को अगर ऐड करते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी जो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मान लीजिए हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, a + b का जो मैग्नीट्यूड होगा, a + b का जो मैग्नीट्यूड होगा वही जो है आपका b + a का भी होगा। यानी वेक्टर का एडिशन जो है वो चाहे दो वेक्टर हो या चाहे n वेक्टर हो, वो कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड करता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मतलब जो है कुछ वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड कुछ जो है आपका ये पॉइंट्स था। अब हम लोग एक दो मतलब जो है इस पे सिंपल छोटा न्यूमेरिकल एक मैं आपको मतलब ये डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए जैसे आपको ये चीज दे दे कि मान लीजिए 3 वेक्टर, जैसे इसी में सपोज कीजिए 3 वेक्टर है, ठीक है, और उसका दे दे आपको मतलब जो है इस प्रकार से दे दे कि मतलब जो ये मान लीजिए एक ट्रायंगल बना दिया, बोला कि हाँ ये तीनों वेक्टर है और ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जैसे वो भी हम लोग एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल का लिए थे, और उसमें मैंने उसका रिजल्टेंट अगर 0 है, उसका रिजल्टेंट अगर 0 है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये पॉइंट, तुरंत आपके दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए। अच्छा 3 वेक्टर है और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल पे मतलब जो इस प्रकार से अरेंज है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब क्या कि वो वेक्टर कहीं ना कहीं उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस तरह से आप मतलब जो है उस चीज को टैकल कर सकते हो। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कुछ बेसिक चीज पहले और भी बता दे रहा हूं। जैसे एडिशन हमने जो देखा, इसी प्रकार से एक मतलब सब्सट्रैक्शन भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको एडिशन समझ में आ गया है, सब्सट्रैक्शन तुरंत समझ में आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन में कुछ है नहीं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन भी हम लोग एडिशन मतलब कोई बोल रहा है कि दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसी चीज को देखिएगा अभी मैं जो आपको बता रहा हूं तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं करके दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। पर कौन सा दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो अभी आपने देखा कि अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर किस प्रकार से निकालते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू आपने ये लिखा था। दोनों चीज इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में ये चीज और अच्छे से आएगा, इसीलिए। तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये a² + b² + 2ab cos थीटा, आपने ये चीज लिखा, थीटा जो क्या एंगल बिटवीन a एंड b। अब कोई ये चाह रहा है कि हम जो है वेक्टर a - b निकालें, वेक्टर a - b निकालें। तो a वेक्टर a - वेक्टर b क्या होगा? कोई मान लीजिए ये वेक्टर a - वेक्टर b निकालना चाह रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? थोड़ा सा आप सोच सकते हो, वीडियो पॉज करके सोचो कैसे निकालोगे। तो देखिए बहुत बच्चे सोच सकते हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ आप पढ़ चुके हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर a प्लस - ऑफ वेक्टर b। नहीं लिख सकते हैं क्या? अब जब इस प्रकार से आप लिख सकते हो तो देखो आगे आप ये भी कह सकते हो कि सर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे आप मान लीजिए वेक्टर a - वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपको निकालने के लिए बोला, तो कोई इस प्रकार से लिख दिया वेक्टर a प्लस - ऑफ वेक्टर b। यानी अब देखिए एक्चुअल में जो दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन था उसको उन्होंने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? अब जहां पे वेक्टर a और वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करना था, अब वहां पे उन्होंने क्या किया, एक वेक्टर a रखा और b वेक्टर को ही चेंज कर दिया। किससे? -b वेक्टर से। बोला क्या, या तो वेक्टर a में से -b वेक्टर a से b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो, या किसी ने ये बोला कि वेक्टर a में -b वेक्टर ऐड करो। बात समझ आ रही है क्या? यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर? वेक्टर a एंड माइनस वेक्टर b। बात समझ में आई? तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो भाई माइनस वेक्टर b का क्या मतलब हुआ? अगर ये वेक्टर b है तो जस्ट आपको याद होगा नेगेटिव वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट, ये है आपका माइनस वेक्टर b, ये है आपका माइनस वेक्टर b। तो आप बोल सकते हो कि इससे जस्ट अपोजिट, ये जो है इस दोनों के बीच का हम लोग क्या नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। आप कह सकते हो ये -b वेक्टर है, ये जस्ट इसके अपोजिट है। अब आप जब यहां से देखोगे, अगर ये एंगल थीटा है, अगर वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल थीटा है, जो एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b है वो आपका अगर थीटा है, अगर मैं यही चीज पूछूं वेक्टर a और जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर b नहीं -b वेक्टर, इसके बीच का अगर आपसे एंगल पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे? 180 - थीटा, 180
थीटा। ये अगर थीटा है तो इसका बीच का एंगल कितना 180 माइनस थीटा। अगर यहीं पे आप मैं लिख दूं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू कितना 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से है। तो अब अगर इस वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना है, इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? देखो अभी भी जो इस वेक्टर, जैसे अब अगर किसी के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन आएगा, सर ये बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग या तो वेक्टर ए लिखें या ए लिखें, इसी प्रकार से क्या माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी हम लोग ये लिख सकते हैं क्या सिंपल? तो हाँ, चाहे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देखो या माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बी ही है, या हम लोग सिंपल मॉड ऑफ बी ही लिख देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये सिंपल होता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर का ये मतलब नहीं होता कि मैग्नीट्यूड भी अलग, ये बात दिमाग में सेव रखिएगा। तो आप जब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, कौन कौन सा वेक्टर को ऐड कर रहे हो? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को ऐड कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है? बी है, बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल तुम लिखते हो तो किस किसके बीच का एंगल लिखते हो? जिस दो वेक्टर को ऐड करते हो। तो यहाँ पे किस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को। ये बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वेक्टर बी को नहीं ऐड कर रहा है, माइनस वेक्टर बी को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब जब इसका मतलब मॉड देखोगे, अब सिंपल इसको या तो चाहो तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो देखो वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या हो गया, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। अब सिंपल यहां पे लिख सकते हो 2ab cos ऑफ थीटा माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। अब ओवरऑल रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है, पूरा मतलब जो है ये स्टोरी आपको समझ में आ गया क्या कि अगर दो वेक्टर का हम लोग सम निकाल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर उसी का हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो अब आप चाहो तो आप सिंपल ये बात बोल सकते हो कि सर हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो एंगल लिख रहे हैं, ये जो थीटा है ये किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहाँ पे ये मत कह देना कि ये जो थीटा एंगल है वो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल है, नहीं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। और जो 180 माइनस थीटा है ये वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो ये यही सावधानी रखना है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है, दो वेक्टर को ऐड करते हैं तब क्या रिजल्ट होता है। ये दोनों मैं इसलिए लिखा हूँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि टाइम ज्यादा लगा, लेकिन इसलिए ये चीज आपको एक साथ दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी पे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सिंपल सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन। सपोज कीजिए इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ए माइनस बी, जो सॉरी मतलब जो वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी दो वेक्टर का सम का जो मैग्नीट्यूड है वही दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का भी मैग्नीट्यूड है। देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो देखो क्या करोगे, तुरंत कुछ नहीं, सिंपल सॉल्यूशन में क्या रिजल्ट लिखोगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बहुत का आंसर भी आ गया होगा, तुरंत वीडियो पॉज करके आप ये आंसर कर सकते हो। और वेक्टर a माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अभी तुरंत आपने सीखा है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब इसको मतलब जो तुम स्क्वायर करते हो दोनों साइड तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर खत्म हो गया, तो इसको एक इस साइड लेके आ जाओ, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। अब देखो मतलब जो है
ये प्रोडक्ट है, 3 नंबर का प्रोडक्ट है, तो जिसमें ना तो 4 जीरो है, ना a जीरो है, ना b जीरो है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये सब तो नॉन जीरो है, तो जीरो होगा क्या, सिर्फ cos थीटा जीरो होगा। cos थीटा जीरो का मतलब क्या है, थीटा कितना डिग्री, 5/2 या 90 डिग्री, 5/2 या 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, दो जो अगर दो वेक्टर है, अगर वो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जो उसका एडिशन का मैग्नीट्यूड होगा वही उसके सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होगा। इसका भी क्या सिग्निफिकेंट है, इसका क्या रीजन है, आप ऐसे समझ सकते हो। देखो cos वाला टर्म्स यहाँ भी आता है और cos वाला टर्म्स यहाँ भी आया, अगर ये टर्म्स ही खत्म कर दें, ये टर्म्स ही खत्म कर दें, तो हमको ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में जो फर्क पड़ रहा है ये इसी यही वैल्यू तो दे रहा है, नहीं तो बाकी ये दोनों टर्म्स तो सेम है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चाहे एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, फर्क पड़ रहा है किससे, इससे। तो यहाँ पे यही टर्म्स को जब खत्म कर दें तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और ये टर्म्स खत्म कैसे होगा, इस तरह से। अब देख सकते हो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब ये वेक्टर का जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन था ये हमने कंप्लीट कर लिया अभी तक। अब जो है नेक्स्ट है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट का टॉपिक है, इसको आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लो और इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ढेर सारा बुक है, कोई भी बुक आप मतलब प्रीफर कर लो। और दूसरी बात ये कि आपको मतलब जो है जो आपका टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का प्रैक्टिस विद द का, उस पे भी कुछ क्वेश्चन वेक्टर से आपको मिल जाएगा, उससे सॉल्व कर लीजिए। तो अभी हम लोग बस देख लेते हैं 2 मिनट में, बस देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, तो देखो सबसे मेन ट्रायंगल लॉ है, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी से ये पॉलीगन और मतलब जो है जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे वो भी है। तो आप सिंपल ये समझो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या कर रहे थे, किसी दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे थे और किसी दो वेक्टर को जो रिजल्ट मतलब लिखने का तरीका था क्या था कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को टेल से पुट किए और बाकी जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है सेकंड वेक्टर के हेड से एक हमने लाइन ज्वाइन कर दिया और जो फर्स्ट वेक्टर से हम लोग स्टार्ट किए वहां पे टेल और जो लास्ट वेक्टर पे गया वहां पे उसको उस वेक्टर में हेड लगा दिए, यही रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यही ट्रायंगल लॉ था। अब जो पॉलीगन लॉ है ये भी सेम है, जैसे सपोज कीजिए एक थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं, ये मान लीजिए n वेक्टर है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आप ये जो है n वेक्टर है, ये कोई हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन है। अब जैसे हमको यहीं पे निकालना है, जैसे सपोज कीजिए हम लोग को यहीं पे ये रैंडम वेक्टर है, ये रैंडम वेक्टर था 6 वेक्टर, हमको इसको इस प्रकार से अरेंज किए, क्योंकि आप शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर आपको पता है, जैसे एक वेक्टर का जैसे वेक्टर 1 दिए, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का हम लोग टेल पुट किया और फिर मतलब जो है इस प्रकार से मान लो इस प्रकार से ये अरेंज है, जैसे वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, वेक्टर d, वेक्टर e और ये वेक्टर f। अगर यही वेक्टर आपको हमने वो अरेंज कर दिया, लेकिन यही वेक्टर आप मान लो ये रैंडम रहता, वेक्टर e, ठीक है, और वेक्टर f, यही रैंडम वेक्टर है। अगर हमको या मान लीजिए इसी प्रकार से आपको ये अरेंज दे दिया है, सिंपल समझिए, यही क्वेश्चन हम बना दें इसको, अगर यही आपको अरेंजमेंट दे दिया कि हाँ ये डायग्राम दिया गया, अगर पूछ देगा कि मतलब जो है बाकी सब कुछ आपको पता है, ये वेक्टर f का वैल्यू पूछ दे, फाइंड वेक्टर f, क्या होगा, इस तरह की चीजें पूछ दे। तो देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है कि जो आप जनरलाइज कर दो ट्रायंगल लॉ को, जनरलाइज कर दो ट्रायंगल लॉ को, जैसे दो वेक्टर ये है तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो यहां से ये ड्रॉ करेंगे, यही वेक्टर हो जाएगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आप क्या लिखेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी आप a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा a प्लस b। अब देखिए ये एक नया वेक्टर बन गया, अब ये नया वेक्टर वेक्टर a प्लस b और वेक्टर c, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये आपको नया वेक्टर मिल गया। अब फिर सेम चीज हम कह रहे हैं कि ये जो नया वेक्टर मिला और इस वेक्टर में ये वेक्टर आप ऐड कर रहे हो, सेम जो ट्रायंगल है देखो हर एक ट्रायंगल में वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जब ये ऐड कर दिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c वेक्टर d ऐड कर दिए, आपको ये वेक्टर मिल गया। तो ये वेक्टर क्या हो गया, इसका रिजल्ट, इसका आप कैसे नाम लिखोगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d, ये मिल गया आपको। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, ई वेक्टर ऐड कर रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, ई वेक्टर मिल रहे हो ऐड कर रहे हो इसमें, तो ये जो आपका आया क्या है, ये वेक्टर जो आपको लिखेंगे ये आप इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, और जब रिजल्टेंट वेक्टर आप लिखोगे तो f वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इसमें आप क्या करोगे, इस वेक्टर को ऐड कर दोगे, मतलब क्या, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d, और ये क्या हो जाएगा प्लस वेक्टर e। बात समझ में आया क्या? यही है आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ये समझिए कि जो ट्रायंगल लॉ है उसका जनरलाइजेशन है, उसका जनरलाइजेशन है। बहुत सारा और भी देख सकते हैं, जैसे आपको रैंडम वेक्टर कोई दे दे, रैंडम वेक्टर मान लीजिए 3 दे दे या 4 दे दे, इसी को बोल दे कि आपको मतलब जो है अरेंज करके मतलब वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, या मान लीजिए किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक वेक्टर का वैल्यू निकालना है, तो उस केस में आपको ये चीज हेल्प करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा, और यही जनरलाइज हम लोग कर देते हैं। या इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को हमने रखा, फिर दूसरे वेक्टर के हेड पे तीसरे वेक्टर के टेल को रखा, फिर तीसरे वेक्टर के हेड पे चौथे वेक्टर को टेल को रखा, फिर पांचवें वेक्टर के हेड पे ये हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वेक्टर के हेड पे फिफ्थ वेक्टर के टेल को रखा। इसी प्रकार से जनरलाइज कर दीजिए ये n वेक्टर, इसी प्रकार से जनरलाइज कर दीजिए n वेक्टर। n वेक्टर के मतलब जो है मतलब ये आ गया, जो n वेक्टर का टेल है वो हमने किस वेक्टर पे n-1th वेक्टर पे हमने उसके हेड पे पुट किया, तो जो फाइनल ये हम लोग का वेक्टर आ गया, जैसे वेक्टर a, या मान लीजिए इसको हम लोग बोल दिए क्या n1 वेक्टर, n2 वेक्टर, n3 वेक्टर, मान लीजिए इस प्रकार से बोल दिए n4 वेक्टर, और इसी प्रकार से nn वेक्टर बोल सकते हैं ना। तो जो इसका भी रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वही होगा कि जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है और लास्ट वेक्टर का हेड है, उस दोनों को आप मिला दो, फर्स्ट वेक्टर के टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड को मिला दो, यही जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इस रिजल्टेंट वेक्टर को जो हम लोग देंगे वो कैसे, n1 वेक्टर प्लस n2 वेक्टर प्लस n3 वेक्टर प्लस n4 वेक्टर प्लस सो ऑन nn वेक्टर। तो यही है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब पॉज करके ये लिख लो। नेक्स्ट जो है इसी में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए वो बहुत ही सिंपल है, वो जो आपका ये थर्ड में आप बोल सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो देखिए किस प्रकार से, नाम से ही है कि एक ज्योमेट्री आ रहा है ये पैरेललोग्राम, और वो किस प्रकार का आ रहा है वो समझिए। जैसे सपोज कीजिए दो वेक्टर है, जैसे हमें आपने रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने सीखा अभी, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको मतलब जो ये साइड है इसी के पैरेलल एक हमने और एक मतलब जो है इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, और ये जो साइड है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो आपका ये वेक्टर a है और इसका हमने ये पैरेलली इसके लिए लिया है, ठीक है, ये इसके पैरेलली लिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर ये वेक्टर b है तो ये भी वेक्टर क्या होगा, और बोल सकते हो इसको b। तो जो आपका ये डायगोनल है आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से ये पैरेललोग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये वेक्टर a है और ये वेक्टर आपका b है, तो जो ये इसका डायगोनल है ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस ट्रायंगल का चाहो तो नाम दे सकते हो O M N S, मान लीजिए ये नाम दे दिया हमने। तो जो ये वेक्टर है ये आप बोल सकते हो कि ये C वेक्टर बोलो या R वेक्टर बोलो। जो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया वो क्या दे रहा है, मतलब उसका जो ये पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है वो आपका क्या दो वेक्टर का सम दे रहा है। अब नेक्स्ट डायगोनल पे सोचो वो क्या देगा, जैसे ये वेक्टर आपका B है, वेक्टर A वेक्टर B है। अब आप ये सोचो कैसे मिला रहे हो, जैसे ये वेक्टर अगर A है आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये वेक्टर अगर ये वेक्टर A है जस्ट उसी का हम अपोजिट कर दिए, ये वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर A, बस समझ में आ रही है नेगेटिव वेक्टर। अगर हम ये वेक्टर का एरो इधर दिखा दिए, अब कोई बोले नहीं समझ आएगा एरो इधर दिखाएंगे तो प्लस वेक्टर ये होगा, ठीक है। तो ये तुमको नेगेटिव वेक्टर बता दिया है तो ये तुमको समझ में आ रहा है। तो अब जब डायगोनल मिला रहे हो तो कैसे मिला रहे हो, अब कोई बोल सकता है कि सर हम ऐसे डायगोनल मिला दें। तो जब ऐसे डायगोनल आप मिला दिए तो ये जो डायगोनल है इसको अगर हम लोग बोल दें कि ये P है तो ये P वेक्टर जो है ये देखिए आपको क्या दे रहा है। अब जो अब R वेक्टर था वो क्या है वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, और ये किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OMN, इन ट्रायंगल OMN। और जब यही हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल किसमें, देखिए इन ट्रायंगल MNS, तो इस ट्रायंगल में जब बात करोगे तो देखो वेक्टर B, ये वेक्टर B को आप चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो इस प्रकार से, ये वेक्टर B
एक वेक्टर के मतलब जो हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल। कौन सा वेक्टर का टेल? ए वेक्टर का नहीं, माइनस ए वेक्टर का। ठीक है, उसको पुट किया तो जो ये फाइनल आपका ये मिला, ये जो आपका मिला है ये वेक्टर एस, यही क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। और जो ये एस वेक्टर होगा ये दो वेक्टर का सम होगा। किसका किसका सम होगा? वेक्टर ए सॉरी वेक्टर बी का और माइनस वेक्टर ए का, ये दोनों का सम होगा। तो इसी को चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ओवरऑल जब आप बात करो तो आप ये कह सकते हो कि जो ये पैरेललोग्राम बना उसका पैरेललोग्राम में एक डायगोनल दोनों वेक्टर के मतलब जो है सम को दे रहा है और एक डायगोनल जो है वो दोनों वेक्टर के डिफरेंस को दे रहा है। ये दोनों वेक्टर के सबट्रैक्शन बोल सकते हो या डिफरेंस को दे रहे हो। ये वैल्यू मतलब जो एक डायगोनल ये सम और एक डायगोनल जो है ये डिफरेंस दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज समझ में आ गया होगा। एक चीज हम लोग दिमाग में सेट रखते हैं कि जो वेक्टर का जो ये सबट्रैक्शन है, जो वेक्टर का सबट्रैक्शन है, जैसे वेक्टर b माइनस a जो है हम इसको ये नहीं लिख सकते वेक्टर a माइनस b। एडिशन में था, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था, लेकिन वेक्टर b इसमें नहीं लिख सकते, सबट्रैक्शन में दो सबट्रैक्शन वेक्टर में नहीं लिख सकते। तो हमने अभी देखा इस लेक्चर में जो ट्रायंगल लॉ था उसका हमने मतलब जो और भी मतलब जो एप्लीकेशन वाला पार्ट देखा, किस प्रकार से ये डिफरेंट केस देखा, फिर पॉलीग्राम ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा। ये सब चीजें हमने इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है सबट्रैक्शन वेक्टर का क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में, डिफरेंट पार्ट में किस प्रकार से होता है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।